हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम क्या पढ़ते हुए नजर आएंगे, डेट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले जो भी लोग मुझे इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं उन सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे। धीरे धीरे मेहनत करते चलें, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिलों तक, मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको 4 लाइनें सुना देता हूं मोटिवेशनल के लिए। आज तक जो पीछे के वीडियो सेक्शंस हैं उसमें हमने कुछ एक विशेष व्यक्तियों की बात की जिसे हमने चमचों के नाम से जाना। तो आज आपको चीज बता देता हूं, जो ये चमचे टर्म है ये हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। और कहां से इंट्रोड्यूस करते हैं इस टर्म को ध्यान से सुनना है। नाहक ही आज चमचों पे इल्जाम आया है, बिन चम्मच आपने भी कहाँ कुछ खाया है। मद के नशे में चूर जो चमचों का संग भाया है। 2 घूंट उतरी क्या हलक से, टेढ़ा नजर आया है। अफसाने कह गए अल्फाजों में बयां आया है। इन चमचों ने भरी महफिल खूब हंसाया है। तो उम्मीद करता हूं ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी। जो चमचा शब्द है वो हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम खाना जो है बिना चमचे के नहीं खाते। तो इसीलिए चमचे शब्द को यहाँ से आपको क्या करना है, जिंदगी से हटाना है। तो आज से चमचों को शुरुआत हटाने की आप करते हुए नजर आएंगे। चम्मच की बजाय खाना हाथों से खाएंगे। सही है। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं जो पूर्ण रूप से इसी चीज में विलुप्त हो चुके हैं चमचागिरी के चक्कर में। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब ये लाइनें उनको समझ आती हैं या नहीं आती, ये उन पे डिपेंड करता है। सही है। हमने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया है, हमने सोसाइटी के लिए मैसेज छोड़ दिया है। अब अपने हिसाब से देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, डेट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सी, इथेनोइक एसिड। सही है। वीडियो के सेक्शन के बीचों बीच आपको एक चीज और बताई जाएगी, सुन लो, अभी सुन लो। आपके जो चमचे होते हैं उनका घर बार नहीं होता, ऐसा ना देखें, सच में सच कह रहा हूं, उनका कोई घर बार नहीं होता। माता पिता तो बहुत दूर की बात होते हैं, चमचों का सच में कोई घर बार नहीं होता। ये बात एकदम परम सत्य है। आने वाले वीडियो सेक्शंस में इस चीज के ऊपर 4 लाइनें जरूर लेके आएंगे और साबित कर देंगे जो चमचे होते हैं उनका कोई घर बार नहीं होता। और आराम तो कहाँ ही लिखा है बेचारों की जिंदगी में, तो उनका सच में कोई घर बार नहीं होता। ध्यान से सुनना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है डेट इज कॉल्ड किसके ऊपर, फिजिकल स्टेट के ऊपर। सही है। फिजिकल स्टेट मतलब उसकी रंग रूपत कैसी है, शकल सूरत कैसी है, फिजिकल स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्मेल, फिजिकल स्टेट, स्मेल। इन चीजों के ऊपर उसके ऊपर क्या आते हैं भाई, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ध्यान से, फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरी तरफ उसकी लिख देता हूं फिजिकल स्टेट। सही है। तीसरा जो आता है डेट इज कलर, फिजिकल स्टेट, स्मेल, कलर। तीसरी तरफ उसका लिख देता हूं मैं आपका स्मेल, या जिसे आप ओड्यूर भी कहते हो, ओड्यूर और कलर। सही है। देखो एक जर्नल चीजें बता देता हूं। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 1 से लेके लगभग 3 कार्बन तक की चेन है, सही है, कह सकता हूं 1 से शुरू कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड कौन सी, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद आप किस पे, इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक। 3 कार्बन तक जो फिजिकल स्टेट होती है डेट इज लिक्विड। कैसी होती है, लिक्विड। स्मेल जो होती है वो काफी तीखी होती है, पंजेंट स्मेल। सही है। सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस। सॉल्यूशन तो कैसा रहेगा, कलरलेस। सही है। अब कार्बन की संख्या बढ़ा देता हूं। पंजेंट स्मेल मतलब तीखी स्मेल, जैसे आप यूरिन जो करके आते हो, सही है, और आप जो वॉशरूम से जाते हो, कई बार मान लो उस वॉशरूम को लंबे समय तक साफ नहीं किया गया तो वहां से एक तीखी सी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल होती है। तो शुरू की बात की जाए, 4 से 9 कार्बन तक की अगर बात की जाए तो लिक्विड सभी भी होंगे लेकिन थोड़े गाढ़े लिक्विड होंगे, ऑयली लिक्विड्स। सही है। अब पंजेंट स्मेल तो होगी लेकिन थोड़ी सी लेस पंजेंट। सही है। अभी भी सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस। इसके बाद जितने भी बच गए 10 ऑनवर्ड्स। सही है।
पहले लिक्विड होंगे, फिर ऑयली लिक्विड होंगे, और बचे हुए सारे के सारे क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड्स। सही है, लेस की बजाय लीस्ट पंजेंट, ना के बराबर अब रहेगी इनके अंदर क्या, तीखापन। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट्स के कुछ पैरामीटर होते हैं। और आपने पढ़ा होगा इथेनोइक जो एसिड है, जिसे हमने क्या कहा था, इथेनोइक एसिड, या फिर जिसे आप क्या कह सकते हो, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड, ये ध्यान रखना है। इथेनोइक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो इथेनोइक एसिड होती है वो एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होती है। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रंग मौजूद नहीं होता। तो इस चीज से आप देख सकते हो ये उसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताती है। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओड्यूर। सही है, कलर एंड ओड्यूर, ओड्यूर मतलब किसके बारे में, स्मेल के बारे में। तो फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओड्यूर जो पहला पॉइंट है, उम्मीद करता हूं वो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता है नहीं इस फिजिकल स्टेट के अंदर, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इथेनोइक जो एसिड है वो किस प्रकार की है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। तो आंसर क्या होगा, इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड मौजूद है। बाकी इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। सही है, ये डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी प्रकार की STSCE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो 10th लेवल के ऊपर, तो हो सकता है उसके लिए वीडियो मददगार साबित हो जाए। सही, कोशिश कर रहे हैं भाई अपनी मुहिम में आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचाने की। देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं, लेकिन मेहनत जारी रहेगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है, देखो दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन आता है डेट इज कोल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डेट इज कोल्ड क्या आती है, दूसरा पॉइंट फिजिकल स्टेट्स में बॉइलिंग पॉइंट आता है। इस पे ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी चलते हैं। आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम जानते हैं, वी नो डेट, पहले इथेनोइक एसिड की बात कर लेता हूं। वी नो डेट इथेनोइक एसिड, वी नो डेट इथेनोइक एसिड have a boiling point, have a boiling point lies in the range of 391 केल्विन। मतलब अल्कोहल से तो क्या होता है ज़्यादा, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट अभी कर देते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब क्वेश्चन भी हो सकता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, CH3COOH। सही है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना होता है मेरे भाई, इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और अल्कोहल भी कौन सी है भाई अपनी, इथेनॉल। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसकी बजाय, कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय। कितना पढ़ा था याद हो किसी को, 351 केल्विन। तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसकी बजाय, अल्कोहल की बजाय। तो देखो पीछे अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट का कारण था वहां एक टर्म पढ़ाई थी, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पक्की बात है इथेनोइक एसिड में भी क्या मौजूद रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है, ताकत जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है किसकी बजाय, अल्कोहल की बजाय। तो रीजन क्या लिखोगे, इसका जो रीजन रहा होगा सबसे सटीक आंसर, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसे आप जर्नली क्या कह सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड is more due to the strength of strong intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, सही है, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
present in carboxylic acid as compared to अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो ताकत है, आपस में जुड़ने की जो क्षमता है, वो क्या है, ज़्यादा मजबूत है। किसकी बजाय? अल्कोहल की बजाय। तो आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ज़्यादा मिलेगी किससे? अल्कोहल की स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। देखो ध्यान से दिखा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। आपकी ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने ऐसी पढ़ी होगी, सही है, ऐसी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी, ठीक है, RCO, सही है, और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा, कोई H ग्रुप रहा होगा, मान लेता हूँ, सही है, यहाँ पे कोई क्या रहा होगा, H ग्रुप, ये आपने पढ़ा होगा, सही है, तो RCOOH ग्रुप पढ़ा होगा। ऐसा ही जो ये है, ये किसके साथ जुड़ जाता है, किसी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, किसी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ जो है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ, सही है, और यहाँ से ये क्या रही होगी, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या रही होगी, कोई चेन रही होगी जो आपस में क्या करती हुई चली जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो क्या करती हुई चली जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हुई चली जाती है। तो ये जो है ये क्या रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ रही होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो ताकत है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है। किसकी बजाय, किसी दूसरे कंपोनेंट की बजाय। ऐसे ही आगे भी रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा, OH रहा होगा, C डबल बॉन्ड OR रहा होगा। ऐसे ही मान लेता हूं, इसको भी दिखा देता हूं अगर ऐसा दिखाना चाहूं, तो ऐसे ही इसके पीछे भी लगा रहा होगा सारा सिस्टम, कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन है वो ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है और धीरे 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 स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। दूसरा, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मोर है, सही है। आपस में जो बॉन्ड जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो आपस में जुड़ने की जो ताकत है वो क्या है, ज्यादा है, स्ट्रोंग है। अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, कमजोर होती है। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, वीक है। तो अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो कम होती है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, अल्कोहल से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसकी बजाय, किसकी बजाय, अल्कोहल की बजाय। इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हो वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ये भी ध्यान रखना है, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सिलेबस में जो है उसी के साथ मैंने इसको कंपेयर किया है, ऐसे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे सभी के साथ कंपेयर हो सकता है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो इंक्रीजेस। वो भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लेता हूँ अब इसमें एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर कहूँ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पीछे भी पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हो अल्कोहल के अंदर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल की साइज इंक्रीज होती जाती है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन के एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या बढ़ जाती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाती है। या फिर कह सकते हो कार्बन की संख्या इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मॉलिक्यूल की साइज बढ़ने की वजह से, पीछे बढ़ाया था
आपको साइज जो मॉलिक्यूल का होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को अच्छी खासी तरीके से क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका वजन बढ़ेगा। जैसे जैसे किसी का आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता चला जाता है, वजन। और जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की संख्या बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। काम की चीजें हैं, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से भाई जैसे मान लो खा खा के व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो उनका साइज क्या कर जाता है, सरफेस एरिया क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, साइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो फैट बढ़ गया उसकी वजह से उसका वजन भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आप कह सकते हो कि क्या बढ़ता हुआ नजर आता है, बॉइलिंग पॉइंट। सही है। अगर मान लो मैं किसी का आइसोमर की फॉर्मेशन कर दूं, सही, आइसोमर्स पीछे पढ़ाए थे और अभी जो सीबीएसई का पेपर हुआ है उसमें ब्यूटेन का वीडियो सेक्शन जाके देख सकते हो, हमने आइसोमर पढ़े थे, एज इट इज वहां से क्वेश्चन उठाया गया है ब्यूटेन का। देखो तीसरी अगर बात की जाए तो जैसे जैसे अगर मैं बात करूं अमंग आइसोमेरिक फॉर्म्स की, अमंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक, अमंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज ब्रांचिंग की वजह से, बिकॉज ऑन ब्रांचिंग। भाई आइसोमर बनाओगे तो क्या बनती हुई नजर आएंगी, शाखाएं निकलती हुई नजर आएंगी, शाखाएं बनती हुई नजर आएंगी। बिकॉज ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया, बिकॉज ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेगा, घटेगा, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। और अभी अभी बताया है अगर किसी का सरफेस एरिया घट गया तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, ड्यू टू दिस रीजन, इस कहानी की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑल्सो डिक्रीजेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मेरे भाई क्या करता हुआ नजर आएगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर मैं किसी की आइसोमेरिक फॉर्म बना देता हूं, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स मेरे भाई क्या हों, अलग अलग हों, उस चीज को आप क्या कह सकते हो, आइसोमर कह सकते हो। सही है। अगर मान लो मैं इसका आइसोमर बनाना चाहूं तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं, CH3CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट। चेक कर लो, 1 2 3 4, चार तो कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4, चार कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो मेरे भाई, अलग अलग हो। तो इस चीज के आधार पे आप इस चीज को क्या बना सकते हो, आइसोमर्स बना सकते हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स क्या हो, अलग अलग हो। क्या कोई और इसका आइसोमर बन सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं ये भी हो सकती है। तो हो सकता है एक आइसोमर ये बन जाए, 1 2 3 4, चार कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 5 7 9, 3 3 6 और 3 9। तो इसका मतलब ये इसके तीन क्या बन सकते हैं, आइसोमर बन सकते हैं। तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं। सही है। आगे जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो ये यहाँ भी जा सकता है, पोजीशन आइसोमर में भी काउंट हो सकता है। तो ऐसे बना देता हूं। अब पूछेगा इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप देख सकते हो इस दिशा में जब मैं चल रहा हूं तो अमंग आइसोमेरिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोमर होने चाहिए, वैसे नहीं। अगर आपने कार्बन की संख्या बढ़ाते बढ़ाते चले गए, फिर चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कार्बन की संख्या बराबर सी रखनी है, तब जाके बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो अमंग आइसोमेरिक फॉर्म्स, अमंग आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको दिख रहा है इस दिशा में शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, अमंग आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस दिशा में ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऑन कार्बन एटम, नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऑन कार्बन एटम क्या हो रही है, इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेस,
इसकी वजह से कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, घट रहा है। सरफेस एरिया क्या घट रहा है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डिक्रीजेस। सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, घट रहा है। और इसी वजह से सरफेस एरिया घटने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता हुआ नजर आएगा मेरे भाई, घटता हुआ नजर आएगा। सही है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आता है। और भी डेप्थ में चीजें होती हैं, लेकिन आपके यहां तक सिर्फ इतनी ही चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसमें भी हम क्या कर चुके हैं, एडिशनल चीजें डाल चुके हैं। सही है, तो इस चीज को क्या हो गया आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इस चीज को क्या करना है, ऑपरेट करना है। सही है, अब चलते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिनोमेना, एक पैरामीटर होता है, डेट इज कॉल्ड ऑसिलेशन इफेक्ट या अल्टरनेशन इफेक्ट। आपने आरी देखी होगी, सही है, आरी के अंदर ऐसे होते हैं उसके दांत से। तो दांत में कभी देखना जहां इवन संख्या आ जाती है, ऐसे एक ऐसे आएगा, ऐसे दांत दिखाएगा, ऊपर से काउंट करना एक, फिर कड्ढा आएगा दो, सही है, फिर आएगा तीन, फिर क्या आएगा चार। तो इसका मतलब आप कड्ढे से चले थे, वापस कहां पहुंच गए, कड्ढे के अंदर। तो जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं और जिसमें क्या होते हैं, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो उसके आधार पे उनका क्या कैलकुलेट किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। वो कंसेप्ट फिर आपको बड़ी क्लासेस में सिखाया जाता है कि इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम की कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जो ओड नंबर वाली कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो वहां सिखाया जाएगा बड़ी क्लासेस के अंदर, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की पैकिंग का कंसेप्ट भी चलना शुरू हो जाता है कि किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर पार्टिकल की जो पैकिंग होती है वही डिसाइड करके देती है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा। तो इस चीज का क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सही है, अगली जो प्रॉपर्टी है डेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। सही है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्ब आपकी जो है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड, the melting point of ethanoic acid lies in the range of lies in the range of कितना, 290 केल्विन। ये ध्यान रखना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 290 केल्विन के आसपास होता है। काम की बात, आपकी जो एक एसिड होती है डेट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसके बारे में बता देता हूं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स के अंदर जो बर्फ होती है वो क्या करती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। जैसे समुद्र लगा लो, समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है, मान लो समुद्र के ऊपर बर्फ क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। और बर्फ की तरह उस पानी के ऊपर किसी चीज के तैरने की जो विधि है वो ही क्या कहलाएगी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब जम जाती है, जब प्योर इथेनोइक एसिड होती है, जब उसको कूल किया जाता है तो वो जम जाती है, और वो ऐसा लगता है जैसे समुद्र पे आइसबर्ग जो होते हैं, बर्फ के जो चट्टानें होती है वो तैरती हैं, उस जैसा दिखना शुरू हो जाती हैं। तभी उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, डेट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। होती क्या है, प्योर इथेनोइक एसिड, ये ध्यान रखना। प्योर इथेनोइक जो एसिड होती है, 100% जो इथेनोइक एसिड है उसे कहा जाता है, प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑन कूलिंग, जैसे ही आप प्योर इथेनोइक एसिड को क्या करोगे, कूल करोगे, बिकॉज ऑन कूलिंग प्योर इथेनोइक एसिड क्या कर जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑन कूलिंग प्योर इथेनोइक एसिड फ्रीजेस, freezes and float on the surface and floats on the surface just like icebergs, just like icebergs floating on the sea या water।
ऐसा दिखना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप प्योर इथेनोइक एसिड को क्या करोगे, कूल करने की कोशिश करोगे। प्योर इथेनोइक एसिड जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, वो जल्दी से क्या कर जाती है, फ्रीज कर जाती है। तो जैसे ही आप कूल करोगे किसको, बिकॉज ऑन कूलिंग, जैसे प्योर इथेनोइक एसिड को कूल करोगे वो फ्रीज हो जाएगी, आपका फ्लोट करना शुरू कर देगी, जैसे बर्फ की चट्टाने पानी पे फ्लोट करना शुरू कर देती है। इसीलिए उसके लिए टर्म क्या यूज की गई, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इस चीज के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस चीज के बारे में बड़ा ध्यान रखना है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड है क्या। लास्ट है दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या कहती है, लाइक डिजोल लाइक। आपको पता है इथेनोइक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आसानी से किसमें डिजोल्व हो सकती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। सही है, तो ये ध्यान रखना है, इथेनोइक जो एसिड है वो सोल्यूबल हो जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। इथेनोइक एसिड इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी खासी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। कहानी क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, पीछे भी पढ़ाया था। सही है, जो जैसा है वो वैसे में घुलना क्या करेगा मेरे भाई, पसंद करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अगर मान लेता हूं वाटर है, दूसरा केस, वाटर के अंदर भी कार्बोक्सिलिक या इथेनोइक एसिड अच्छी खासी सोल्यूबल होती है। इन वाटर इथेनोइक एसिड in water ethanoic acid is also miscible का मतलब होता है घुलनशील। इन वाटर इथेनोइक एसिड इज मिसिबल इन नेचर, पानी में घुलनशील क्यों होती है, क्योंकि ये पानी के साथ क्या बना सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। आपकी जो इथेनोइक एसिड है वो पानी में घुलनशील इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पानी के साथ क्या बना सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। और जो चीज़ पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं वो चीज़ें जल्दी से पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, घुलनशील हो जाती हैं। वो जो चीज़ें हैं पानी के अंदर जल्दी से क्या हो जाती हैं, घुलनशील हो जाती हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। जो चीज़ें आपकी क्या होंगी मेरे भाई, क्या होंगी, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या होती हुई नजर आएंगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो पानी में घुलनशील होती हुई क्या आएंगी, नजर आएंगी। सही है, तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं वो पानी में घुलनशील हो जाती हैं क्योंकि वो पानी के साथ क्या बना सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। ऐसे दिखा दूँ, ये आपकी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी RCOOH, ये पानी के साथ क्या बना सकती है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो कह सकता हूँ इस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वो पानी में क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है। तो ये पानी के साथ क्या बना सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। और जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है वो पानी में क्या कर जाती है, घुलनशील। देखो ये जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप को हमने पीछे पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये जो R ग्रुप है केमिस्ट्री में इसे किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज बढ़ाते हुए नजर आओगे, ऐसा नहीं सारी कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिजोल्व हो जाएंगी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिजोल्व होंगी जिसकी R ग्रुप की साइज क्या रही होगी, छोटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, तो ये लिखवा ही देता हूं, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन as the number of carbon atom in carboxylic acid as the number of carbon atom in carboxylic acid increases, कार्बन एटम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है R जो ग्रुप है, द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसे हमने क्या कहा है, जो R ग्रुप है, द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा भाई, द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। इसकी वजह से ड्यू टू दिस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। R ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उसका पानी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। तो जैसे जैसे R ग्रुप की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन एटम की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी, R ग्रुप की साइज बढ़ेगी। और R ग्रुप की साइज बढ़ने की वजह से आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो R ग्रुप की जब साइज बढ़ेगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या करती हुई नजर आएगी, घटती हुई नजर आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेक्शन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।